हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है मुग़ल राज्य की स्थापना। और इस वीडियो में हम मुग़ल राज्य के संस्थापक बाबर की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर बाबर के आक्रमण के समय की भारत की राजनीतिक दशा की बात करें तो चारों ओर जो है अराजकता फैली हुई थी, राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई थी। दिल्ली सल्तनत में जो लोदी वंश शासन कर रहा था, उसका प्रभाव क्षेत्र जो है वो काफ़ी सिमट चुका था। और दिल्ली, जौनपुर और इनके आसपास के कुछ क्षेत्रों पर ही दिल्ली, आगरा, जौनपुर इत्यादि जो क्षेत्र हैं उस पर ही उसका ज़्यादा प्रभाव था। दूरस्थ जो क्षेत्र थे ज़्यादातर स्वतंत्र हो चुके थे। क्षेत्रीय जो शक्तियाँ थीं उनका उद्भव हो चुका था। बहुत से क्षेत्रीय राज्य जो हैं जैसे पंजाब, कश्मीर, मालवा, गुजरात, मेवाड़, बंगाल और दक्षिण में विजयनगर, बहमनी राज्य जो थे उनका लगभग दिल्ली से कोई सीधा संपर्क नहीं रह गया था और वो स्वतंत्र शासक की भांति ही अपने राज्यों में शासन कर रहे थे। नाम मात्र के लिए उन्होंने दिल्ली सुल्तान की जो है अधीनता स्वीकार कर रखी थी। इस तरीके से भारत जो है उस समय छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जो आपस में हमेशा संघर्षरत रहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश पर अपना अधिकार जो है ये स्थापित कर सकें। अब सबसे पहले हम बाबर के प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ और इनका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माँ जो थी इनकी कुतलुग निगार खानम थी। महत्वपूर्ण बात ये है कि बाबर जो है उसमें चंगेज खां जो मंगोल था और तैमूर लंग जो तुर्क था, तो दो जो पराक्रमी और साहसी विजेता हुए थे अपने समय के, उनका रक्त जो है वो बहता था क्योंकि उनकी जो माँ थी वो चंगेज खां के 14वीं वंशज थी और उनके जो पिता की ओर से बाबर स्वयं 5वां वंशज था तैमूर के वंश क्रम में। तो इस तरीके से दो पराक्रमी विजेताओं का रक्त जो है उसमें बहता था। बाबर के पिता की 1494 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु होने पर बाबर को फरगना का राज्य प्राप्त हुआ। बाबर के जो संबंधी थे उन्होंने बाबर के सामने बड़ी समस्याएं पैदा की। समरकंद जो था वहाँ पर अहमद मिर्ज़ा जो उसका चाचा था बाबर का, वो शासन कर रहा था और बाबर स्वयं समरकंद पर अधिकार करना चाहता था क्योंकि तैमूर जो था उसकी राजधानी रहा था समरकंद। और इसी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि बाबर का पैतृक राज्य जो था समरकंद था, तो समरकंद को पुनः अपने राज्य में शामिल वो करना चाहता था। रीज़न क्योंकि बाबर स्वयं बहुत ही महत्वाकांक्षी था और फरगना के छोटे से राज्य से वह संतुष्ट नहीं हो सकता था। अपने जीवन काल में बाबर ने समरकंद पर 3 बार आक्रमण किया, तीनों बार उसे सफलता प्राप्त हुई, लेकिन बहुत ही छोटे समय के लिए या बहुत ही अल्प काल के लिए उसे शासन करने का मौका जो है समरकंद में प्राप्त हुआ। और अंतिम रूप से 1512 में जो उज्बेक नेता था उबैदुल्ला खां, उसने बाबर पर आक्रमण करके उसे पराजित कर और समरकंद से उसे निकाल दिया। बाबर जो है उसके द्वारा जब समरकंद पर अधिकार कर लिया गया तो ऐसे समय में उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठा करके फरगना पर भी उसके भाई जहांगीर मिर्जा ने अधिकार कर लिया। तो एक समय ऐसा भी था जब बाबर के पास ना फरगना का राज्य था और ना समरकंद का राज्य था और वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गया था। शैबानी खां उज्बेक जो था उसने समरकंद पर अधिकार कर लिया था और इसके बाद ही उज्बेकों के साथ उसे लंबे समय तक जो है संघर्ष करना पड़ा, जो 1512 में उसकी पराजय के साथ में समाप्त हुआ क्योंकि बाबर जो है अब समरकंद पर अधिकार करने का जो निश्चय था उसे छोड़ चुका था और अपने लिए नए राज्य की या अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने काबुल और कंधार और उसके बाद में भारत की ओर जाने का फैसला किया या भारत की ओर आक्रमण करके अपना अधिकार बढ़ाने का फैसला जो है उसने किया। काबुल में इस समय बाबर के जो चाचा थे उलुग बेग, उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु के बाद जब अव्यवस्था फैली तो उसका लाभ उठाते हुए बाबर ने 1504 में काबुल पर आक्रमण कर बहुत सरलतापूर्वक काबुल पर अधिकार कर लिया। 1507 में उसने पादशाह की उपाधि धारण की और काबुल जो है वहाँ लौटने पर
बाबर को सूचना मिली कि ईरान का जो शासक है शाह इस्माइल, उसने शेरवानी खां को परास्त कर दिया है। और इसी समय बाबर ने तीसरी बार समरकंद पर आक्रमण किया था और वहाँ पर अधिकार भी किया। कुछ समय पश्चात 1512 में फिर उबैदुल्ला खान ने अंतिम रूप से उसे पराजित कर भारत की ओर आक्रमण करने पर मजबूर कर दिया है। भारत की ओर अपने राज्य विस्तार की संभावनाएं तलाशने के लिए बाबर को मजबूर होना पड़ा। बाबर जो है उसने उज्बेकों से तुलुगमा पद्धति सीखी, मंगोलों से व्यूह रचना यानी अपनी सेना का जमाव किस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में किया जाए, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग और तुर्कों से उसने अश्वारोही सेना का संचालन सीखा। तुलुगमा पद्धति में क्या होता है कि सेना के दाएं और बाएं दोनों भागों में सुरक्षित सेना रखी जाती है और जब शत्रु सेना जो है थोड़ी हताश हो चुकी होती है या थक चुकी होती है लड़ते हुए, तो ऐसी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए वो जो सुरक्षित रखे हुए सैनिक हैं वो दोनों तरफ से दाएं और बाएं तरफ से शत्रु सेना के पीछे की तरफ जाकर के पूरा पूरा चक्कर लगाते हुए पीछे की ओर से शत्रु सेना को घेर करके उन पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे सफलता की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो ये जो तुलुगमा पद्धति थी उसका प्रयोग बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध में भी किया गया और फिर खानवा के युद्ध में भी किया गया। साथ ही बाबर जो था उसका तोप खाना भी बहुत ही मजबूत था, जिसने भी उसकी आने वाली विजयों में बड़ा महत्वपूर्ण जो है स्थान रखा। बाबर के द्वारा भारत पर आक्रमण के कारणों की अगर बात करें तो सबसे पहला रीज़न था बाबर की स्वयं की महत्वाकांक्षा। वो फरगना के छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था और बाद में जब उसने काबुल पर अधिकार कर लिया तो काबुल पर अधिकार करने के बाद चूंकि वो समरकंद की ओर और ट्रांसोक्शियाना जो था उसकी ओर विस्तार नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पर उज्बेकों का अधिकार था। साथ ही ईरान जो है वहाँ पर भी ईरान का शक्तिशाली राज्य था, तो उसने फिर जो है भारत की ओर अपना विस्तार करने का सोचा और इसीलिए आगे चल करके उसके द्वारा भारत पर पानीपत के युद्ध तक 5 बार आक्रमण किए गए। पानीपत का जो युद्ध हुआ उस समय वह उसका अंतिम और 5वां आक्रमण था भारत पर। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि बाबर जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी था और अपना क्षेत्र विस्तार या अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा, भारत की अराजक राजनीतिक स्थिति। उस समय हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि किस तरीके से भारत जो है छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। सभी राज्य आपस में संघर्षरत थे और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो भारत को एकजुट कर सके। जो दिल्ली की सल्तनत थी उसका प्रभाव बहुत सीमित हो गया था। राजपूताने में अपना एक अलग से जो है गुट बना हुआ था और राजपूताने की भी आपस जो रियासतें थी वो आपस में संघर्षरत रहती थी। और इसी तरह बंगाल, पंजाब, मालवा, गुजरात, दक्षिण में बहमनी और विजयनगर, ये सभी जो राज्य थे आपस में संघर्षरत रहते थे और इन एक संघ बनाना जो है बाबर के खिलाफ जो बहुत ही मुश्किल था और इन्होंने बाबर का सामना एक साथ मिल करके करने का प्रयास भी नहीं किया। तो ऐसी जो अराजक राजनीतिक स्थिति थी उसने भी बाबर को भारत की ओर आने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी स्वयं जो है दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बाबर को आमंत्रण भेजा भारत पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि पूर्ववर्ती जो जैसे तैमूर आया था उसी तरीके से ये भी यहाँ पर आक्रमण करके लूटमार करेंगे और धन लेकर के वापस चले जाएंगे और ऐसी स्थिति में वो दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ बाबर को आमंत्रित किया, लेकिन उनकी आशा के विपरीत बाबर जो है भारत में ही बस गया यहाँ आक्रमण करने के पश्चात। तो जब यहाँ से यहाँ के जो लोदियों के जो दरबारी थे या सरदार थे उनके द्वारा जब उसे आमंत्रण मिला तो भारत की जो सल्तनत दिल्ली सल्तनत थी उसकी आंतरिक दलबंदी और गुटबंदी से बाबर परिचित हुआ, उनकी कमजोरियों से परिचित हुआ और उसे भारत पर आक्रमण करने का ये सही अवसर लगा। बाबर के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया गया। उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है पंजाब का वहाँ पर और बाजौर और भीरा जो
किले थे, ये 2 किले थे, उन पर उसका आक्रमण कर उसने वहाँ पर अपना जो है अधिकार कर लिया। इसी समय उसने 5 आक्रमण किए टोटल, और बाबर जो है कोई भी भारत पर सैनिक अभियान करने के पूर्व कंधार को जीतना चाहता था, क्योंकि इससे पश्चिम की ओर से अपने राज्य की या काबुल की सुरक्षा कर पाना संभव था, और ईरान की ओर से उसे जो है खतरा कम हो जाता। ऐसी स्थिति में 1522 ईस्वी में उसने कंधार को जीता और अपना दूसरा जो बेटा था कामरान, उसको वहाँ कंधार का सूबेदार बनाया। बाबर ने अंतिम और 5वां आक्रमण भारत पर जो है 1526 में किया, और यहाँ आक्रमण करने के पंजाब पर उसने अधिकार कर लिया। दौलत खां लोधी को वहाँ से निकाल दिया, और उसके बाद वहाँ अधिकार करने के पश्चात वो दिल्ली की ओर और आगरा की ओर बढ़ा। दिल्ली की ओर बढ़ने के पश्चात बाबर ने इब्राहिम लोदी से सीधा युद्ध करने का निश्चय किया, और 1526 ईस्वी में अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत के मैदान में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। बाबर जो था उसने तुलगमा पद्धति पर अपनी सेना जो थी उसको खड़ा किया, वहाँ पर व्यूह रचना की, और इसके पश्चात जो उसका मजबूत तोपखाना था उसने भी इब्राहिम की सेना जो थी उसको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। अगर सैनिक संख्या की बात करें दोनों पक्षों की, तो इसके बारे में विभिन्न जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा विभिन्न मत प्रकट किए हैं। बाबर स्वयं अपनी जो रचना है तुजुक बाबरी या बाबरनामा में अपनी सेना की संख्या नहीं बताता है, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक होना बताता है। सभी इतिहासकारों का जो अनुमान है वह है यह कि बाबर के पास लगभग 24-25 हज़ार सैनिक रहे होंगे, और इब्राहिम के पास लगभग 50,000 सैनिक थे। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी ने पहला युद्ध करना प्रारंभ किया, और बाबर की सेना के जो तुलुगमा दस्ते थे उन्होंने दाएं और बाएं भाग में पीछे की ओर इब्राहिम लोदी की सेना पर आक्रमण किया पीछे से, और इस तरीके से इब्राहिम लोदी की जो है इस युद्ध में पराजय हुई। लोदी वंश का अंत हुआ, दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई, और मुगल राजवंश का उदय हुआ। मुगलों का जो शासन था उसका भारत में अभ्युदय हुआ, और बाबर जो है वो मुगल राजवंश का भारत में संस्थापक बना। पानीपत का युद्ध जो है वो अंतिम, या कहें कि पानीपत के युद्ध ने भारत में बाबर की सत्ता को निश्चित नहीं किया, क्योंकि अभी भी ऐसी शक्तियां थीं जो किसी भी समय बाबर पर आक्रमण करके उसे भारत से बाहर निकलने को मजबूर कर सकती थी। पहली ऐसी शक्ति थी राजपूताने में राणा सांगा। मेवाड़ का शक्तिशाली राज्य जो है उस पर राणा राणा सांगा जो है वो शासन कर रहा था। और इसके अतिरिक्त अफ़गान, इब्राहिम लोदी की हालांकि पराजय हो गई थी, लेकिन इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, और अफ़गान उसके नेतृत्व में बिहार और बंगाल की ओर भाग निकले थे। तो बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में अफ़गान जो है अपनी शक्ति को इकट्ठा कर रहे थे और पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयासरत थे। बाबर जो था उसको ये आशंका थी कि आने वाले समय में अफ़गान और राजपूत जो हैं एक मैत्री गठबंधन बना सकते हैं उसके खिलाफ। तो आगे जो उसने कदम उठाए वो इसी संदेह से, इसी आशंका से बहुत अधिक प्रेरित हुए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय और बाबर की विजय के कारणों की अगर बात की जाए, तो सैन्य व्यवस्था और सैन्य संचालन में दोनों की जो विशेषताएं थी उनकी तुलना अगर की जाए, तो बाबर जो था बहुत अधिक कुशल था इब्राहिम लोदी की तुलना में। साथ ही इब्राहिम लोदी उसकी बाबर की तुलना में अनुभवहीन था। बाबर जो था उसको युद्धों का बहुत अधिक अनुभव था, साथ ही उसकी जो तुलगमा पद्धति थी और तोपखाना था उसको इब्राहिम लोदी की परंपरागत जो सैन्य रणनीति थी और व्यूह रचना थी वो उसका सामना नहीं कर पाए। इसके साथ ही जो अफ़गान अमीर थे ऑलरेडी इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे और बाबर की और उन्होंने अपना जो है सहयोग प्रदान किया। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो अफ़गान अमीर जो थे बहुत बड़ी सेना के हिस्से को अपने साथ लेकर के युद्ध क्षेत्र से पहले ही लौट गए। तो ये बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से इब्राहिम लोदी की पराजय हुई।
अफ़गान राजपूत मैत्री के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए और जो अभी नवोदित मुगल राज्य था उसको और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए बाबर जो था उसने राजपूताने में जो सबसे शक्तिशाली शासक था राणा सांगा, उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया और इसके लिए उसने बहाना भी ढूंढा। उसने कहा कि राणा सांगा जो है उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था और यह भी कहा था कि जैसे ही दिल्ली पर बाबर आक्रमण करेगा तो दूसरी ओर से राजपूताने की ओर से सांगा जो है वो इब्राहिम लोदी पर उसकी सहायता के लिए आक्रमण कर देगा। तो बाबर कहता है कि मैंने दिल्ली और आगरा पर अधिकार भी कर लिया इब्राहिम लोदी को पराजित करके, लेकिन राणा सांगा जो है उसका दूर दूर तक कहीं निशान भी नहीं दिखाई दिया। हालांकि इसी वजह से कुछ जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। हालांकि गोपीचंद शर्मा जो अन्य इतिहासकार हैं राजस्थान के प्रमुख, उन्होंने ये माना है कि राणा सांगा जो है ऑलरेडी खातौली का जो युद्ध हुआ था 1517 में, उसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुका था। तो उसे आवश्यकता ही नहीं थी कि वो बाबर को आमंत्रित करे इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी स्वयं पराजित कर चुका था। तो किसी बाहरी शक्ति को उसे आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए ये मत स्वीकार किया जाता है कि सांगा ने जो है उसको आमंत्रित नहीं किया था। खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के मध्य में, ये 1527 में हुआ। और युद्ध में जो है, युद्ध के दौरान सेम वही व्यूह रचना की गई बाबर के द्वारा तुलुगमा पद्धति के आधार पर, और जो सांगा थे उन्होंने अपनी राजपूत जो परंपरागत युद्ध नीति थी उसके अनुसार अपनी सेना का संचालन किया और स्वयं युद्ध में शामिल हो गया। बाबर जो था उसने स्वयं को अपनी सेना के केंद्र में रखा और केंद्र में रखते हुए अपनी सेना का संचालन किया। वो स्वयं युद्ध क्षेत्र में आकर के सीधा लड़ाई में उसने भाग नहीं लिया। रण क्षेत्र में राणा सांगा जो था वो स्वयं घायल हो गया और उसके घायल होने के पश्चात उसे युद्ध क्षेत्र से हटाकर बसवा की ओर भेज दिया गया। और राजपूत जो थे उन्होंने सादड़ी के झाला अज्जा के ऊपर राजसी छत्र इत्यादि लगा करके उसे राणा सांगा के हाथी पर बैठा दिया, ताकि सेना जो है उसके अंदर भगदड़ ना मचे। अपना जो मुख्य सेनापति है या शासक है राणा सांगा, उसके घायल होकर के युद्ध क्षेत्र छोड़ करके जाने की वजह से। हालांकि ज़्यादा देर तक वो इस को बनाए नहीं रख सके और सैनिक जो हैं उनमें ये समाचार फैल गया, जिससे भगदड़ मच गई और बाबर जो है उसको मौका मिला राजपूत सैनिकों पर कठोर प्रहार करने का, और इस वजह से बाबर की निर्णायक विजय भी हुई। खानवा का जो युद्ध था उसको बाबर के द्वारा जिहाद घोषित किया गया था, क्योंकि बयाना खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा जो है उसने बयाना पर अधिकार किया था, जो मुगल किलेदार के अधिकार में था उस समय। और वहाँ से जो सैनिक, बयाना से जो सैनिक जाकर के मिले थे बाबर की सेना से, उन्होंने जब राजपूतों की वीरता और साहस का, बहादुरी का वर्णन किया, तो उससे जो है मुगल सेना में एक संदेह फैल गया। और इसे दूर करने के लिए बाबर ने एक बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया। तमगा नामक जो कर लगाया जाता था मुसलमानों पर व्यापारिक, उसको हटाया। साथ ही कभी मदिरापान न करने की शपथ ली। और जो ये युद्ध था उसे जिहाद घोषित कर दिया, धर्म युद्ध घोषित कर दिया। और आगे चल कर के उसने, जब ये विजय हो गई खानवा के युद्ध में, तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। राजपूतों की पराजय का अगर एक प्रमुख कारण इसके अंदर देखें तो उनकी जो रूढ़िवादी सैन्य व्यवस्था थी, और बाबर का जो तोप खाना था, साथ ही तुलुगमा पद्धति थी, और जिसके जो तीव्र अश्वारोही थे उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई इस युद्ध में। साथ ही राणा सांगा की ये बहुत बड़ी भूल थी कि बयाना विजय के तुरंत पश्चात उसने बाबर पर आक्रमण नहीं किया, और उसने जो है बड़ा रास्ता अपनाया ताकि आगरा और दिल्ली से बाबर की रसद को काटा जा सके। और ये जो टाइम दिया उसने बाबर के सैनिकों को, पर्याप्त समय मिल गया अपनी तैयारी पूर्ण करने का। तो ये सभी कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से खानवा के युद्ध का परिणाम राजपूतों के विपरीत बाबर के पक्ष में रहा।
इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर जो था उसकी शक्ति जो थी काफ़ी मजबूत हो गई। अफ़गान राजपूत मैत्री का जो संदेह था वो समाप्त हो गया और अब सिर्फ अफ़गान रह गए जिनका सामना बाबर को करना था या जिनके ऊपर आक्रमण करना शेष रह गया था। राजपूत राज्य जो हैं अगले 200 वर्ष तक फिर से एक साथ मिलकर के मुगलों के खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष नहीं कर सके खानवा के युद्ध के पश्चात। खानवा के युद्ध के पश्चात नेक्स्ट जो आक्रमण किया बाबर ने वो चंदेरी पर किया। चंदेरी जो है मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित है और गुजरात जाने वाले जो मार्ग हैं व्यापारिक मार्ग, वहाँ जाते हुए चंदेरी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर उपस्थित होने की वजह से इसका व्यापारिक महत्व भी था। और चंदेरी के युद्ध को भी बाबर के द्वारा जिहाद घोषित किया गया। चंदेरी में मेदिनी राय का अधिकार था और मेदिनी राय जो है राणा स्वयं को राणा सांगा के अधीन चंदेरी का जागीरदार मानता था। मेदिनी राय ने भी राणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में भाग लिया था। बाबर जो है चंदेरी पर अधिकार करना चाहता था क्योंकि उस जगह से गंगा यमुना का जो दोआब था वहाँ और राजपूताना दोनों पर दृष्टि रखना और दोनों के खिलाफ कदम उठाना ज़्यादा आसान था। खानवा की विजय के पश्चात 28 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया और वहाँ का जो दुर्ग था उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके पश्चात अफ़गानों की जो शक्ति थी बंगाल और बिहार के क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ रही थी। वे स्वयं को संगठित कर रहे थे पुनः दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए और इनका जो नेतृत्व था वो इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी कर रहा था। अतः बाबर जो है उसने फरवरी 1529 में अफ़गानों के विरुद्ध प्रस्थान किया। गाजीपुर जो जगह है यूपी में वहाँ पहुँचने पर बहुत से अफ़गानों ने अपनी अधीनता बाबर के समक्ष प्रकट कर दी और उसकी सेवा में शामिल हो गए। बाबर जो है उसने बंगाल के शासक नुसरत शाह के पास भी समझौते के लिए लिखा लेकिन उसका कोई परिणाम जो है वो नहीं निकला और बाबर ने मई 1529 में घाघरा नदी को पार करके अफ़गानों पर आक्रमण कर दिया। यहाँ बाबर और अफ़गान जो है उनके बीच में युद्ध हुआ और नुसरत शाह जो था बंगाल का शासक उसने भी बाबर की प्रभुता या अधीनता को स्वीकार कर लिया क्योंकि घाघरा के युद्ध में अफ़गानों की पराजय हुई। तो इस तरीके से बाबर ने अंतिम रूप से अफ़गानों की शक्ति जो थी उसको भी बहुत अधिक हानि पहुंचाई। हालांकि पूरी तरीके से अफ़गानों की शक्ति नष्ट नहीं हुई, बंगाल बिहार में उनका दबदबा बना रहा लेकिन फिर भी उसने इनकी जो शक्ति थी उसको कुचल दिया। अपनी इन विजयों के पश्चात बाबर जो है उसका 26 दिसंबर 1530 को देहांत हो गया। ये मिसप्रिंट टाइप हो गया है, 26 दिसंबर 1530 होगा 1529 की बजाय। तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर का देहांत हो गया और उसके पश्चात हुमायूं जो था उसको ऑलरेडी बाबर स्वयं अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। तो हुमायूं जो है उसने फिर शासन जो है उसको संभाला या उसकी गद्दी नशीनी हुई, वो गद्दी पर बैठा। बाबर जो है उसके अंदर बहुत से गुण और विशेषताएं जो है आने वाले समय में इतिहासकारों ने स्वीकार की और मानी। रशब्रुक, विलियम वी ए स्मिथ और लेनपुल इत्यादि जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी बाबर की बहुत ही प्रशंसा की है। बाबर उच्च कोटि का सेनापति था, कुशल कूटनीतिज्ञ था, साथ ही उसके अंदर मानवता के गुणों को भी सभी जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। हालांकि बाबर के द्वारा कुशल शासन प्रबंध नहीं किया जा सका दिल्ली का क्योंकि उसे बहुत अधिक समय नहीं मिला और जितना समय है वो भारत में रहा, पूरा समय लगभग युद्धों में ही उलझा रहा। बाबर जो था वो कला प्रेमी भी था, उसने स्वयं काव्य का सृजन भी किया और उसने तुर्की भाषा में बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी नाम से अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी जिसका आगे चल कर के जो श्रीमती बेवरीज हैं उन्होंने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन भी किया। और बाबर जो है उसकी आत्मकथा को बाबर कालीन जो इतिहास था उसको जानने का एक प्रमुख और ऑथेंटिक या प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। और बाबर की जो आत्मकथा है वो उस समय की जो
प्रामाणिक आत्मकथाएं या जिनका ऐतिहासिक महत्व की जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसी एक अमूल्य ग्रंथ और कृति जो है उसकी रचना को स्वीकार किया गया है।